अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं उमर चीमा एजाज सईद के साथ। आज की टॉक शाक में हम 3 इश्यूज़ पर बात करेंगे। एक तो ये है कि आज फाइनेंस मिनिस्टर ने हाथ खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा जी कि हम कुछ नहीं दे सकते और हमें आईएमएफ की तरफ देखना पड़ेगा। लोग हमारी तरफ देख रहे हैं और हम आईएमएफ की तरफ देख रहे हैं। इस पर बात होगी। दूसरा इशू है, क्या सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान आ रहे हैं और वो क्या गुल खिलाने जा रहे हैं, क्या हमें कोई चांसेस हैं कोई रोकड़ा वगैरह मिलने के या नहीं। और तीसरी चीज़ कि नादरा के चेयरमैन के हवाले से एक अहम डेवलपमेंट है, वो हम आपसे बात करेंगे। एजाज सैयद साहब, कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन पहले आप बताएं ना, ये फाइनेंस मिनिस्टर वाली जो बात की शमशाद अख्तर साहिबा वाली, वो बताएं कि उन्होंने क्या हाथ खड़े किए हैं। ज़रा मैं चाहता हूँ कि ज़रा आप उन्होंने इस तरह किया, इस तरह कर दिए। इस तरह कर दिया। आज वो एक फाइनेंस की स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग थी और शमशाद अख्तर जो है उनको उधर बुलाया गया था। जो भी है वो फाइनेंस मिनिस्टर को एक बड़ी एक हसरत भरी निगाहों से या ललचाई निगाहों से देखता है कि कोई लगता है कि कोई रिलीफ अनाउंस होने जा रहा है। तो ये ऐसे ही है कि जैसे पीटीआई की गवर्नमेंट गई तो पीडीएम वाले जिस तरह वो कह रहे थे ना जी कि इन्होंने तबाह कर दिया है, तो अब जो है शमशाद अख्तर हैं वो कह रही हैं जी कि जो क्राइसिस है, जो बहरान है, मुआशी बहरान, वो हमारी तवक्कुआत से ज़्यादा है, यानी कि जो हम सोच के आए थे। हालांकि इनको वैसे यार पहले एक ब्रीफिंग देनी चाहिए। जो भी मिनिस्टर बनता है ना, उसको पहले ब्रीफिंग दे के ये सिचुएशन है, आप देख लें कि आपकी तवक्कुआत क्या है। तो उन्हें कहना चाहिए कि अगर तौक़ात से ज़्यादा तो आप वापस चले जाएँ, क्योंकि आप तो तौक़ात पूरे नहीं कर सकते। हाँ ऐसे ही है, लेकिन वो कहेगी जी कि मेरे बाद भी जो भी ले आएंगे उसने भी आईएमएफ से बात करनी है। ब्रीफिंग दे के जाएंगे। हाँ तो ये है कि उन्हें कहें कि आपने तवक्कुआत का जिक्र नहीं करना। हाँ। आपने कहना है कि मुझे यही सूरत हाल मिली थी। तो अब ये है कि गवर्नमेंट अपनी तरफ से सोच रही थी। देखें एजाज, जो बिलों का मसला बहुत शदीद मसला हो गया और ये गवर्नमेंट के लिए और जिसको हम रियासत कहते हैं सब के लिए एक तूफ़ान का पेश है। लोग जो है ना वो बहुत ज़्यादा घबराए भी हुए हैं और बहुत ज़्यादा गुस्से में भी हैं। तो अल्लाह खैर करे इस मुल्क की। लेकिन यह है कि गवर्नमेंट ने जो सलूशन सोचा था, उन्होंने सोचा था कि हम और कुछ नहीं कर सकते, हम किस्तें कर देंगे कि बिल जो है आप किस्तों में जमा करा दें। लेकिन एजाज, उसके लिए भी हमें आईएमएफ की एक परमिशन चाहिए, उसके बगैर हम किस्तें नहीं कर सकते। हमारा हाथ जो है वो इतना टाइट है गवर्नमेंट का। हमने 24 अरब डॉलर देने हैं ना मेरे ख्याल में, सॉरी 24 अरब रुपया देना है किन को? आईएमएफ वालों को किस्त में। अभी जो किस्त देनी है हमने, अभी तो उनसे लेने हैं या देने हैं? नहीं, हमने देने भी, किस्त देनी भी तो है ना। शायद नहीं कि मेरा अभी तो हम लेने वाली बातें कर रहे हैं, देने का मुझे नहीं आइडिया। नहीं, वो जो एग्रीमेंट हुआ है ना, उस एग्रीमेंट के तहत आईएमएफ ने हमें एक रिलीफ दिया ना, उसके तहत 4 किस्तों में उन्होंने पैसे देने हैं, लेकिन एट द सेम टाइम हमने किस्तें लुटानी भी हैं। नहीं लुटानी है तो 24 अरब रुपया हमने देना है, गलबन नवंबर तक देना है हमने। देखें लुटानी हमने हैं, लेकिन मुझे उसकी टाइम फ्रेम का नहीं आइडिया, नहीं कि वो हमने कब देना है। लेकिन हम तो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि अगर हमने उनकी तरफ से लगाई गई शराइत पर अमल ना किया तो हमारी किस्त रुक जाएगी। और इस सारे फसाद की जड़ इस टाइम डॉलर है, और डॉलर अगर आपकी किस्त रुकती है तो आईएमएफ वाले आपको किस्त नहीं देंगे। पहले डॉलर शॉर्ट है, डॉलर आना ही बंद हो जाएगा, और डॉलर आना बंद हो गया तो इधर तबाही आ जाएगी। तो अब यह है कि जो लोगों की एक उम्मीदें थी वो भी दम तोड़ रही हैं। और जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने सीधा साधा जवाब दे दिया है। अब वो वेटिंग फॉर अल्लाह वाली बात है कि अल्लाह का इंतज़ार करते हैं कि कोई हम पे कोई रहमत हो किसी न किसी तरीके से। या हो सकता है कि अगर MBS आ जाते हैं मोहम्मद बिन सलमान और वही कोई कहें कि कोई टिप वगैरह दे जाएँ कि यार आप लोग जो हैं को बच्चों के लिए कोई कपड़े वगैरह ले लेना, या कोई और इनको कोई मोटरसाइकिल ले देना, कोई इस तरह का काम कर लेना। तो उनकी आने की क्या इतलात हैं, उस वाले से आप बताएं। चीमा साहब, आपको पता है कि शहबाज शरीफ साहब ने बड़ी कोशिश की थी कि मोहम्मद बिन सलमान साहब पाकिस्तान आएँ। एक दफ़ा टाइम भी तय हो गया था पिछले महीने, 1.5-2 माह पहले, लेकिन फिर एट दी 11th आवर जो क्राउन प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान, वो नहीं आए। अभी फिर इतला ये है कि आपको पता है कि हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है, वहाँ पर बड़े मुल्कों को दावत दी गई है, कॉन्फ्रेंस हो रही है। तो जो क्राउन प्रिंस हैं वो एक्चुअली हिंदुस्तान उन्होंने जाना है, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान को ये इतला मिली है कि क्राउन प्रिंस जो है, पाकिस्तान ने भी कोशिश किया है कि ये तो पाकिस्तान की डिप्लोमेसी की भी बड़ी नाकामी होगी कि
अगर सऊदी फरमारवा जाते हैं और जाके हिंदुस्तान आ जाते हैं तो हम तो अपने हालात की तरफ नहीं देखते, हम इंडिया की तरफ देखते हैं ना अनफॉर्चुनेटली। तो हमारी डिप्लोमेसी है, यानी कि चापलूसी पर हम कर सकते हैं। जी हाँ, बाकी ये है कि उनका आने का इधर कोई जवाब बनता नहीं है, अगर आ जाए तो उनकी मेहरबानी ठीक बात है। तो वो शरीकों को दिखाने के लिए। जी, तो वो आ रहे हैं, वेलकम उनका होगा, उनके लिए तैयारियां हो रही हैं, उनकी सिक्योरिटी के लिए तैयारियां हो रही हैं। लेकिन अभी जब हम प्रोग्राम कर रहे हैं तो मैं आ रहा हूँ फॉरेन ऑफिस से, फॉरेन मिनिस्टर साहब से हमारी मुलाकात थी, तो उनसे भी स्पेसिफिक ये सवाल किया गया जलील अब्बास साहब से। तो उनका स्पेसिफिक जवाब जो है बड़ा गोलमोल था कि उन्होंने कहा जी हम जो सऊदी हुकूमत है और सऊदी अवाम उनको हाईएस्ट रिगार्ड देते हैं, और मैं लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ कि उनके किसी भी आला सतही जो डेलीगेशन है उसको वेलकम करने के लिए। तो गोलमोल एजाज, जो उन्होंने ये बात की है ना, मुझे ये भी पता चला है कि कोई आला सती डेलीगेशन आ रहे हैं, तो शायद ये है कि वो उन्होंने कोई एक सिलेक्टिव ट्रूथ ना बोला कि डेलीगेशन आ रहे हैं, जो हम कोई इन्वेस्टमेंट का इंतज़ार कर रहे हैं उसके हवाले से डेलीगेशन आ रहे हैं। तो उनकी भी अभी कोई तारीख तय नहीं हुई, यानी कि वो कब पहुंच रहे हैं। तो ऐन मुमकिन है कि बात जो है सऊदी क्राउन प्रिंस से शुरू होकर डेलीगेशन भी ना रुक जाए। लेकिन चीमा साहब, ये जो सऊदी क्राउन प्रिंस है, हमें तो भूख और पेट का मसला है ना पूरे मुल्क में। तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान से मोहब्बत करने वाले हैं वो इस दौरे को एक और नज़र से देख रहे हैं। वो तो को ये कर रहे हैं कि जो क्राउन प्रिंस जो हैं वो इमरान खान साहब की बाजियाबी के लिए कोई अपना रोल प्ले करेंगे। और आपको पता है कि इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म थे तो क्राउन प्रिंस को उन्होंने के बारे में उन्होंने कुछ ऐसे कलमात किए थे तुर्की में जाकर, और कुछ ऐसे कलमात किए थे जो पाकिस्तान में अपनी काबीना के अरकान के सामने किए थे, जिसकी वजह से जो सऊदी हुकूमत है वो पाकिस्तान से बड़ी नाराज़ थी। तो लेकिन तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं, आपको पता है नवाज शरीफ साहब को सऊदी हुकूमत जो है ले गई थी मुशर्रफ साहब का जब मामला था, और उसमें अमरीकियों ने भी बड़ा रोल प्ले किया था। तो उसी तरह का ना माहौल पीटीआई वाले एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये जो पीटीआई वालों की तवक्कुआत है मेरे ख्याल कोई हकीकत पर मबनी नहीं है। और इमरान खान ने सिर्फ पाकिस्तान में जो अपने सियासी मुखालफिन हैं उनके साथ तो तल्लुकात बिगाड़े ही, उनके साथ तो उन्होंने बनाए नहीं हैं, उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी तल्लुकात बिगाड़े। लेकिन उसके अलावा उन्होंने जो पाकिस्तान के दोस्त ममालिक हैं, जिनमें बिलखसूस जो सऊदी अरब है और जो चाइना है, उनके साथ भी वो कोई इतने को अच्छे ख्यालात नहीं रखते। अगर वो उसको आके पब्लिकली उसका इजहार ना करें तो वो अलग बात है। और जो अभी इमरान खान के चांसेस मादूम होते जा रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर बनने के, यानी कि वो किस तरीके से वो रह जाते हैं वो एक अलग बात है। उसकी एक वजह ये भी है कि आपके जो क्या कहते हैं जो हमारे हमसाया और दोस्त ममालिक हैं वो भी कोई इस बारे को पसंदीदा या कोई अच्छी राय नहीं रखते कि वो दोबारा आएँ, या वो उनके साथ कोई ताल्लुकात दोबारा से नए सिरे से कोई उस्तवार करने की भी ख्वाहिशमंद नहीं है। तो काफ़ी इस लिहाज से पेचीदगियाँ पैदा हो गई हैं। और मेरा नहीं ख्याल कि कोई क्राउन प्रिंस आएगा तो वो कोई इस तरह का काम करेगा। लेकिन यह है कि अगर क्राउन प्रिंस आते हैं तो उसकी एक ही रीज़न हो सकती है। एक तो ये है कि चलें हमारी को फेस सेविंग हो जाए कि हमारा जो एक दोस्त है वो इंडिया जा रहा है, तो वो कह रही कि पाकिस्तान भी दोस्त है तो मैं जो है ना कोई लस्सी पानी उधरों पी के आऊँगा, तो वो तो एक हो जाएगी। लेकिन ये है कि मेरा ख्याल है कि उसके साथ ये जो हम कोई तवक्कुआत कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट के हवाले से, ऐन मुमकिन है कि वो भी जो उन्होंने ऐलान करने हैं वो आके ऐलान करें ताकि एक दौरे की अहमियत और मकसदियत जो है वो भी यहाँ हो। कोई शक ही नहीं। लेकिन जीमा साहब, एक लाइन में फॉरेन मिनिस्टर की बात बताऊंगा और फिर हम आगे बढ़ेंगे। फॉरेन मिनिस्टर साहब जो जलील अब्बास साहब हैं, आज उनका पहला इंटरेक्शन था, मीडिया के सिलेक्टेड लोग जो हैं वो बुलाए गए हुए थे। तो उन्होंने फॉरेन पॉलिसी के हवाले से प्रायोरिटीज़ पाकिस्तान की बताई। उन्होंने कहा कि जी हमारी प्रायोरिटी नंबर 1 तो ये है कि हम इलाकाई और आलमी सतह पर पाकिस्तान के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करें, और नंबर 2 जम्मू और कश्मीर हमारी प्रायोरिटी नंबर 2 है। हम मसला कश्मीर के साथ खड़े हैं और अवाम जो कश्मीरी अवाम की मांगों के तहत उसको चाहते हैं। और नंबर 3 हमारा ये कोशिश है कि हम किसी भी मुल्क के साथ जो आलमी पावर्स की आपस में
जो लड़ाई झगड़ा या ब्लॉक्स की पॉलिटिक्स है वो ना देखें, हमारे सारे सबसे अच्छे ताल्लुकात हों। लेकिन हैरानकुन बात चीमा साहब पता है क्या, हैरानकुन बात यह है कि जब बातचीत हो रही थी तो वहाँ पर ज़ाहिर अफ़गानिस्तान के वाले से भी सवाल हो रहे थे, इंडिया के सवाल वाले से भी सवाल हो रहे थे। तो अफ़गानिस्तान के वाले से उन्होंने सवालों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जी बात यह है कि पाकिस्तान में जो अभी अटैक हुए ना, वो अटैक जो हैं उनके अटैकर जो है ना टीटीपी के वाले से बात हो रही है, तो वो सारे आए सरहद पार से आए, यानी कि अफ़गानिस्तान से आए। फिर बाद में उनसे कोई बात हुई हिंदुस्तान के जड़ा वाले वाक़े पे बात नहीं, जड़ा वाले वाक़े पे बात हुई। उन्होंने यही कहा कि पाकिस्तान ना अक़लीतों को पूरा तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। जड़ा वाले वाक़े पे नहीं, आप ये भी नहीं। बात कर रहे हैं ना, वो आईजी पंजाब ने जो प्रेस जी, 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 कॉन्फ्रेंस किया, जी, वो भी कह रहे हैं कि इंडिया के साथ तल्लुक़। वैसे यार उस्मान अनवर साहब को मैं बड़ा रिस्पेक्ट करता हूँ और मुझे शर्म आती है कि हमारे इस लेवल के जो पुलिस ऑफिसर्स हैं वो ये काम करने लग पड़े हैं, ये काम करने लग पड़े हैं। मैं इस पे बात करते हैं, लेकिन लेट मी कंप्लीट जलील अब्बास वो इस पे करते हैं। तो जलील अब्बास साहब ने पाकिस्तान इंडिया के वाले से जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा जी हम अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, लेकिन कश्मीर का मसला पहले हल होना चाहिए। और 5 अगस्त के मामलात के ऊपर भी उन्होंने वजाहत की कि ये भी पार्ट ऑफ कश्मीरी एस्पिरेशंस है। तो जब उनसे पूछा गया कि आपकी नज़र में एज़ पर टुडे बड़ा मसला हिंदुस्तान है या अफ़गानिस्तान है, तो उन्होंने कहा जी आप कैसी बात करते हैं, हमारे तो हिंदुस्तान से लड़ाइयाँ हो चुकी हैं और इतनी टेंशन रही है, तो ऑफ़ कोर्स ये इंडिया ही मसला है। ठीक है, तो आज भी जो हमारी फॉरेन पॉलिसी की जो थिंकिंग है उनका वो अभी पुरानी सोच से बाहर नहीं गई, ये है लेटेस्ट। दूसरी बात जो है ना चीमा साहब, वो जो उस्मान अनवर साहब ने की है वो बड़ी अफसोसनाक बात है कि हम अपने घर में वो मसला तैयार नहीं कर रहे। और चीमा साहब आप सुन के हैरान होंगे कि जो जड़ावाला वाक़े में जो लोग मुलव्वस थे, मुकामी तौर पे वहाँ पर टीएलपी के एक लीडर का नाम लिया गया। वो थे या नहीं हमें नहीं पता, उसकी तो तहकीकात हो रही है। वो टीएलपी के लीडर जो है, जब उस्मान साहब जो हैं वो उधर गए तो वो उनके साथ फिर रहे थे, वो वहाँ पर फिर रहे थे। और ये वो वाले लीडर्स हैं जिनका नाम एफआईआर में दर्ज है, एफआईआर में दर्ज है। और उनको उनके साथ उस्मान अनवर साहब एक और भी मजहबी रहनुमा थे, वो फिर रहे थे। वो मुलव्वस हैं या नहीं हमें नहीं पता, लेकिन उनका नाम एफआईआर में दर्ज है और उस्मान अनवर साहब के साथ। और उस्मान अनवर साहब कह रहे हैं कि ये इंडिया ने किया है। मैंने वैसे उस्मान साहब को मैसेज किया, मैंने कहा जी ये तो बंदा एफआईआर में है। वो कहते हैं नहीं, ये अमन के लिए इकट्ठे हुए थे, तो हम तो पॉजिटिव चाहते हैं। जब पाकिस्तान ने अपनी कोई इन्वेस्टिगेशन शेल्फ करनी हो ना, शेल्फ करनी हो कि आगे हमने तहकीकात नहीं करनी, वो इंडिया पे डाल देगा। और इंडिया ने जब पाकिस्तान कोई इन्वेस्टिगेशन शेल्फ करनी हो कि यानी कि आगे तहकीकात नहीं करनी, वो पाकिस्तान पे डाल देगा। तो लेकिन मुझे उस्मान अनवर साहब पे बड़ी अफसोस है कि इस लेवल का अफसर जिसका तजर्बा भी है, वो आके इस कदर ब्लेटेंटली झूठ बोलेगा ना। ये कि हिम्मत दिखाएं और उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें, उनको पर्चे करें, पर्चे जिनके खिलाफ हुए हैं, जो नॉमिनेटेड हैं, उनको गिरफ्तार करें। आप जा पड़े मुझे ये लग रहा है कि ये जिस अंदाज से मजहबी इंतहापसंद जो हैं वो टारगेट करते हैं, यानी कि हर एक पे को ब्लास्फेमी का इल्ज़ाम लगाते हैं। जी जी, तो जो नेशनल लेवल पे जो इस तरह का इल्ज़ाम लगता है ना, वो इंडिया का लगता है। ठीक। तो इन्होंने जवाबन जो है उन पे इंडिया का लगा दिया है कि इनको हम इस तरीके से डिफेंसिव करेंगे, ये इंडिया के पेरोल पर है, ताकि और कोई तरीका नहीं है हमारे पास इनको पकड़ने का, क्योंकि अदरवाइज जो है वो मजहब का एलिमेंट आ जाता है और जो अफसरान है उनके लिए भी एक चैलेंज। चीमा साहब ये स्ट्रेटजी जब वो अमल करेंगे ना तो तब हम देखेंगे। अभी तक तो इन्होंने वो रवायती जो काम किया है, वो रवायती पुलिस वालों वाला काम किया और बड़ा अफसोसनाक। यानी कि पुलिसिंग का मैं समझता हूँ कि मैं तो समझता था कि शायद ये को बेहतर रोल प्ले करेंगे, बड़े बोल्ड तरीके से चीज़ों को हल करने की कोशिश करेंगे। सॉरी टू से वो टिपिकल पंजाबी जो पंजाब की पुलिस का सोच है ना, पंजाब पुलिस वाली, बिल्कुल वही काम किया इन्होंने। तो बाकी जो सूबे उनकी पुलिस ठीक है, बाकी सूबे मैं चीमा साहब आपको बता रहा हूँ, आपका भी एक्सपीरियंस है, मेरा भी एक्सपीरियंस है। खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस पंजाब पुलिस से लाख दर्जे बेहतर है। किस लिहाज से? लॉ एंड ऑर्डर के वाले से, कुर्बानियों के वाले से, मजहबी क्यों नहीं मेरी बात सुनिए, लॉ एंड ऑर्डर तो अच्छा नहीं है केपी का। नहीं उमर, लॉ एंड ऑर्डर अच्छा इसलिए है कि केपी के वॉर ऑन टेरर का फ्रंट लाइन रहा है सबसे ज़्यादा। सुन ली ना, सबसे ज़्यादा केपीके में अटैक पुलिस वालों के ऊपर, सबसे ज़्यादा शहीद वहाँ पर हुए हैं। तो उसके बावजूद भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन वहाँ पर ये काम चीमा साहब नहीं होता, पुलिस वाले लोगों के घर में चले जाएं,
वहाँ पर ये काम नहीं होता कि औरतों उठा लाएं, घर जाके तोड़ दें, वो वहाँ पर ये काम नहीं होता। जाके पूछ लें किसी से भी। सिंध के अंदर वो इतनी आइडियल सूरत हाल नहीं है, लेकिन पंजाब से बेहतर है वो। यार ये ना किया नहीं, चीमा साहब जाके देख, पंजाब पुलिस को, पंजाब पुलिस का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है एरोगेंस, तकब्बर इनमें इतना है। वो तो आम आदमी से मिलती नहीं पंजाब पुलिस वाले। शायरी ये इनका मसला है। देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि पंजाब पुलिस जो है वो आइडियल सिचुएशन में, मैं कह रहा हूँ कि ये ना समझें कि दूसरे जो हैं वो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। अच्छे नहीं, वो रिलेटिवली इनसे बेहतर है। इनका जिस तरह आप कहते हैं, यानी कि आपका कॉल जो है वो मैं रिपीट कर देता हूँ कि आप कहते हैं ना कि हमें दूसरों की बजाय अपने से कंपैरिजन करना चाहिए, तो आप पंजाब पुलिस का पंजाब पुलिस के साथ ही कंपैरिजन कर लेंगे, इन्हें बेहतर होने की जरूरत है। ठीक है, आज जो है कि दूसरों को आपने सर्टिफिकेट ज़्यादा दे दिए कि उधर मामला नहीं चीमा साहब वो ठीक है ना। खैर वो आपका पॉइंट वैलिड है कि आपने जो पॉइंट रेज किए हैं पंजाब पुलिस के हवाले से वो वैलिड है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बाकी जगहों पर भी कोई अच्छी सूरत हाल नहीं है, आइडियल नहीं। आप इसको आप ये अंदाजा लगाए ना कि मुख्तलिफ सूबों के अपने अपने चैलेंजेस हैं। ठीक है, अच्छा तो आगे नादरा के हवाले से बात कर लें। नादरा पे आपकी एक खास नज़र है, पता नहीं नादरा नाम आपको अच्छा लगता है या कि नादरा अदारा आपको अच्छा लगता है? मुझे चीमा साहब जब से आपके दोस्त तारक मलिक साहब गए, मुझे तो लगता है जिस तरह वो सुनिया पै जन गलियां ते विच मिर्जा यार फिरे। ठीक है, नादरा जिसे कहते हैं बेयारो मददगार जो है ना, लगता है। ठीक है, तो दोस्त मेरे हैं, तो आप जो है कि आप इतने उदास क्यों हैं? नहीं मैं तो ये आपकी वजह से उदास हूँ। ठीक है, वो तो मुझसे नाराज़ है, वो तो मुझसे नाराज़ है कि जी मैं खबरें करता रहूँ, उनके भाई भी कई प्राइवेट मीटिंग्स में कहते रहे। खैर कोई ऐसा इशू नहीं। चीमा साहब प्राइवेट मीटिंग में उन्होंने बात की ना, नहीं पब्लिक भी कर रहे हैं, कोई मसला नहीं यार। मीटिंग में तो कोई बात नहीं, अब वो गवर्नमेंट में रहने चले, वो जहाँ पे भी रहे उन्हें बेहतरी हो, अल्लाह खुश रखे। चीमा साहब मामला ये है, मसला ही खत्म हो रहा है मेरे लिए, अब जो है कि दूसरे अब तो वैसे ही फौज के पास जा रहा है ये मामला। ठीक, लेकिन आई थिंक सो कि शायद कोई समझ में आ जाए। आपको वो चीमा साहब पता है कि 13 जून को जब तारक मलिक साहब की रेजिग्नेशन हुई थी, जब जो सारा मामला हुआ था, एक पूरा तनाज़ा था, तो उसके बाद पिछली हुकूमत ने नए नादरा चेयरमैन की तैनाती का काम शुरू किया और अबूरी तौर पर शहबाज शरीफ साहब ने अपने एक पसंदीदा ब्यूरोक्रेट असद रहमान गिलानी साहब को वहाँ पे लगा दिया, वो वहाँ पर काम करने लग पड़े। अब वजारत दाखिला ने एक एडवर्टाइज़ किया इस सौदे के ऊपर, उसमें बहुत सारे लोग आए, उसमें जो पुराने जो चेयरमैन थे और जो चेयरमैन लगने के ख्वाहिशमंद थे नादरा के अंदर भी, वो उन तमाम लोगों ने दरख्वास्तें दी, IT माहिरीन ने दरख्वास्तें दी। इसी दौरान रूल तब्दील कर दिए गए वजारत दाखिला की तरफ से। वो जो फॉर्मर सेक्रेटरी थे उनकी अली मुर्तज़ा अब्बास, उन्होंने रूल चेंज कर दिए। क्यों नवाजना था ये असद रहमान गिलानी साहब को कि ये शहबाज शरीफ साहब के भी करीब हैं और फॉर्मर सेक्रेटरी साहब भी यही चाहते हैं ना कि हम प्राइम मिनिस्टर के भी करीब हो जाएंगे, इसी तरह फैसिलिटेशन। नहीं चीमा साहब मेरे आपके ही करीब हैं, ये देखें। नहीं मुझे मैं तो जानता हूं। अच्छा एनी हाउ, तो वो चीमा साहब हुआ ये कि उसके बावजूद वो प्रोसेस आगे बढ़ता रहा। फिर चीमा साहब 9 अगस्त को इन्होंने हैपहैज़र्डली इंटरव्यू बुलाए और तमाम लोगों को 9 तारीख को उन्होंने बुला लिया। और 9 तारीख को जब ये इंटरव्यू कैंडिडेट्स देने गए, तकरीबन 30 के करीब 30+ कैंडिडेट वहाँ पर गए, वहाँ पर भी इस बात का शोर था कि जी किसी जर्नैल साहब ने यहाँ पर लगना है, आके कोई ओहदा संभालना है। और ये जो मौजूदा डिफेंस मिनिस्टर हैं इनका नाम लिया जा रहा था कि शायद इन्होंने देना है, वो संभालना है ओहदा। खैर तमाम इंटरव्यूज़ हो गए। अब इंटरव्यूज़ की जो है ना फाइनलाइजेशन हो रही है, तो मौजूदा जो हुकूमत है अनवार काकड़ साहब की और वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी साहब के नीचे जो सेक्रेटरी हैं सुंबुल खान, उन्होंने एक समरी भेज दी कि नई चेयरमैन नैब के तौर पे डेपुटेशन पर या सेकंडमेंट के तौर पर भी कोई अफसर तैनात हो सकता है। मतलब ये है कि कोई फ़ौजी अफसर भी यहाँ पर तैनात हो सकता है, डेपुटेशन पे आ जाए या सेकंडमेंट पे आ जाए। ठीक है, डेपुटेशन पे तो सिविल अफसर भी आ सकता है, सेकंडमेंट पे वो आएंगे। ये तरमीम इन्होंने समरी भेजी और समरी मंजूर हो गई। कमाल, यानी कि अजब तेज़ी की गज़ब कहानी है ये हुई है। तो चीमा साहब अब सूरत हाल ये है कि 3-4 नाम इन्होंने फ़ाइनल कर लिए हुए थे पहले इंटरव्यूज़ में। उनमें असद गिलानी साहब जो कि शहबाज शरीफ साहब ने तैनात किए हुए थे, उनका नाम
फाइनल कर लिया गया हुआ है। फिर उस्मान मुबीन जो पुराने चेयरमैन नादरा थे, उनका नाम भी है। शॉर्ट लिस्ट हुए ना जी, शॉर्ट लिस्ट हुए। फिर अहमद कमाल साहब हैं कोई, ये एक मोबाइल फ़ोन कंपनी है, उसके रहे हैं, माहिर रहे हैं, उसमें काम करते हैं, आईटी माहिर हैं, ये इनका नाम भी लगाया गया। ये भी किस ज़माने में शहबाज साहब के साथ इनका भी काम करते रहे पंजाब गवर्नमेंट में, सुना है कि अच्छा काम किया इन्होंने। तो ये इन लोगों के नाम थे, और अब नाम लिया जा रहा है किसी फ़ौजी अफसर का। कुछ लोग कहते हैं कि कोई हैं नुमान ज़करिया साहब, कुछ लोग उनका नाम ले रहे हैं कि शायद वो आ रहे हैं। गालबन मेजर जनरल है नुमान ज़करिया जो है ना नेक्स्ट आर्मी चीफ भी हो सकते हैं, लिहाजा ध्यान जी से बात करें। जी। अच्छा, यानी कि आप मुझे धमकी दे रहे हैं? हाँ। अच्छा, यानी कि आप कह रहे हैं कि इमरान खान होने से बच जाएं। आप ये समझें कि जो आगे लाट आ रही है ना उनमें जी जी जी, अगर कोई एक्सटेंशन ना हो या मुनीर साहब, ठीक है। अगर वाली बात तो फिर आप अगर लगा दिया जी, ठीक है, तो वो होगी वैसे। तो अगर वो हो गए तो फिर तो आपको कोई इतराज़ नहीं है। नहीं नहीं चीमा साहब, ये बात ही गलत है। ये जो अदारा है नादरा का, ये बड़ा सेंसिटिव अदारा है। इसने आगे इलेक्शन में बड़ा कलीदी किरदार अदा करना। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम है, लेकिन 60-70% काम तो नादरा का है। और अगर आपने यहाँ पर एक फ़ौजी अफसर बिठा देना है, इस इदारे को भी फ़ौजी अफसर के हवाले कर देना है, तो इसका मतलब है फ़ौज को जो गालियाँ गुलियाँ पड़ रही हैं ना सियासत में आने की, ये प्री पोल रिगिंग की और मैनिपुलेशन की, पीटीआई को तोड़ने की, तो फिर आप ये समझ लें कि आपने इलेक्शन को दफन कर दिया। कि नादरा भी उनके पास, नादरा के अंदर बहुत बड़ी तादाद में फ़ौजी अफसरान हैं, फिर बड़ी अच्छी से लोग बातें भी करेंगे कि देखें जी इन्होंने किस तरह इलेक्शन रिग किया। ये मेरे ख्याल में फ़ौजी अफसरान को ही सोचना चाहिए कि ये हमारे फ़ौजी जो जनरल आसिम मुनीर हैं, उनको ही सोचना चाहिए कि ये इस तरह के काम अगर ये होंगे तो इससे अदारे का अच्छा नाम नहीं बनेगा। चाहिए, लेकिन ये सोच कर ही फैसला किया गया। आपका ख्याल यानी कि वैसे ही फैसला किया गया। अच्छा चीमा साहब, वैसे मैंने ये सुना है समरी आई है तो उसके पीछे पता नहीं कितनी सोच। अच्छा चीमा साहब, मैंने कुछ और बात सुनी है। मैंने ये सुनी है कि ये जो समरी मूव हुई है, इसमें शायद पिंडी GHQ से ज़्यादा ये अपारा से कोई मूव हुई है। तो वही है ना, यानी कि आप अपारा को हम अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। आप बात सीधी करें, जिनके बारे में बात कर रहे हैं आप अलग ना करें। चीमा साहब, मैंने ये सुना है कि ये ISI की तरफ से शायद कोई कहा गया, ये उधर ही से है ना, ठीक है। अच्छा, एक तो बात आपने की है जी कि ये सेंसिटिव इदारा है। जिस तरह हमने कल बात की थी कि DG वापडा में DG लॉ की पोजीशन जो है वो लॉ एंड ऑर्डर समझ गए कि ये लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, तो उन्होंने कहा कि लॉ तो आ ही जाता है ना दरमियान, ठीक है। तो वो उधर भी वो आगे DG सिक्योरिटी की पोजीशन बना देगी। तो ये इसको आपने बिल्कुल अच्छा जिक्र किया कि ये एक सेंसिटिव इदारा है, और सेंसिटिव इदारा जो है ना वो गैर फौजी लोग सही तरह चला नहीं सकते। अच्छा, ठीक है, तो ये एक जवाब तो हो सकता है। चीमा साहब, लगता है आप अलफ उठाने जा रहे हैं। ये जो बयान दिया है ना, मुझे लगता है आप अलफ उठाने जा रहे हैं तैयारी शहरी। नहीं मैं शायद आप जो है कि आप पर कोई सेंसिटिव मामला तो नहीं छोड़े जा रहे। नहीं चीमा साहब, ये तो बिल्कुल ठीक है। चीमा साहब, मुझे लगता है कि प्राइम मिनिस्टर साहब कोई मुर्तज़ा सोलंकी साहब से खुश ही है ना। कोई और भी तो नहीं चीमा साहब, मुझे बता दें, ये मुझे कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप मुर्तज़ा सोलंकी साहब की हेल्प के लिए कोई स्टेट मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन, अच्छा एडवाइज़र? नहीं यार, लेवल तो अपना ऊपर रखा करो। मैं कह रहा हूँ वज़ीर आज़म से नीचे ना आया करो। अच्छा, नहीं मैं तो आपकी बात कर रहा हूँ। जब मैं वज़ीर आज़म बना रहा था तो आपने कहा नहीं मैंने फॉरेन मिनिस्टर बनना है, आप वज़ीर आज़म भी नहीं बन सकते, ठीक है। वो अनवार काकड़ साहब जो है वो बन गए, ठीक है। अब जो है कि मेरे पे आप आए हैं, नहीं आप सीधे आपने अनवार काकड़ साहब की सीट पे नजर रखी हुई है यार। नहीं, अब यानी कि वो बन गए। अच्छा, आपने कबूल कर लिया। बात हो रही है मिनिस्टरों की। आप जो है कि फेडरल मिनिस्टर से नीचे, कभी आप कह रहे हैं जी स्टेट मिनिस्टर, कभी एडवाइजर। यार लेवल को इतनी जल्दी आप नेगोशिएट नहीं करना शुरू करते कि एक चीज़ है 100 रुपये की, आप बता के पहले तो कहीं नहीं मैं 10। अच्छा, वैसे आपस में एक लाइटर नोट पे बात बताऊं कि मुझे ये पता चला कि मुर्तज़ा सोलंकी साहब ज़रा मीडिया के पुराने बंदे हैं, ब्रॉडकास्टर हैं, सारी चीज़ें हैं, और जो कोशिश कर रहे हैं वो मेहनत कर रहे हैं, जो भी जैसे भी कर रहे हैं, TV पे भी आ रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मीडिया से इंगेजमेंट भी कर रहे हैं। लेकिन मैंने ये सुना है कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो चाहते हैं कि जो वजारत इत्तलात जो है ना, मैं अपने पास ही क्यों ना रख लूँ। अच्छा। मैं ज़्यादा मौसर तरीके से क्यों ना चलूँ। आपको पता है ना, ये अनवार काकड़ साहब
तर्जमान भी रहे हैं ना बलूचिस्तान गवर्नमेंट लेकिन के। ये है कि उन्हें वैसे काकड़ साहब को अब सोचना चाहिए कि अब आप तर्जमान नहीं रहे, आपका लेवल बढ़ गया। आप वज़ीर-ए-आज़म हैं, यानी कि उनको जो है ना को आप भी एक दो मैसेज कर दिया करें कि गुड मॉर्निंग मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। ताकि ये एहसास रहना चाहिए कि ये जो है ना दूसरों की जो है। जी मैं साहब मेरे मैसेजेस की कोई अहमियत नहीं है, अब आपने हलफ उठाना है, उनके साथ काबीना में होंगे तो बात आप ज़्यादा बेहतर समझेंगे। हाँ तो नहीं, लेकिन इजाज़ ये है कि ओवरऑल वैसे यार दुख की बात है बहुत ये जो अच्छा। और जब भी होता है ना, जब सिविलियन साइड कमज़ोर होती है तो जो हमारे फौजी भाई हैं ना वो मुख्तलिफ अदारों पे आके काबज़ हो जाते हैं। NLC भी आपको पता है इनका अदारा नहीं था, ISI जो है वो भी इनका अदारा नहीं था। चीमा साहब फौजी भी आके कब्ज़ा कर लेते हैं और हमारे ब्यूरोक्रेट भी आके कब्ज़ा कर लेते हैं। आपको पता है ये असद रहमान गिलानी साहब, यार मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है ये बातें करते हुए। मैं ऐसी ऐसी बातें मैं सुन रहा हूँ और ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेशन आ रही है कि मैं हैरान रह जाऊँ कि ये हमारे ब्यूरोक्रेट क्या करते हैं। ये मैं जिसका जिधर जी चलता है ना, फौजियों की भी बात यह है कि उनका बस चलता है, जी ठीक है। जिधर ब्यूरोक्रेट्स का DMG का बस चलता है ये उधर काबूज हो जाते हैं, ये नहीं देखते कि इधर किसी प्रोफेशनल की ज़रूरत है। तो बस बड़ी एक ओवरऑल कोई मायूस कुन सूरत है, वेरी सैड, ठीक है। तो आई डोंट नो कि हमारी कोई डायरेक्शन कब तय होगी, हमने किधर जाना है। और फिर ये है कि हम अब तो इनके वादे इतने खोखले हो चुके हैं। मैंने आपको बताया था कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ उन्होंने जाने से पहले कोई अपनी एक मीटिंग में उन्होंने कहा जी कि किसी ने पूछा जी कि अगर आपको दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनाया गया आप क्या करेंगे। उन्होंने कहा जी कि मैं हर इदारे में जो प्रोफेशनल लोग हैं वो लगाऊँ, नहीं ब्यूरोक्रेट्स नहीं, कि जो उस प्रोफेशन के माहिर लोग हैं मैं वो लगाऊंगा। और लेकिन ये देखें कि उनके कौलो-फिल में तजाद कि आखिरी दम तक आपके बकौल वो असद गिलानी के लिए कोशिश करते रहे कि उनको चेयरमैन नादरा बना दें जो कि DMG से। हाँ, और असद गिलानी क्या ताल्लुक जी कोई ताल्लुक ही नहीं, कोई ताल्लुक। और असद गिलानी खुद भी अपने लिए आप कोशिश कर रहे हैं, ल्यूक्रेटिव तनख्वाहें हैं, ठीक है, पर्क्स प्रिविलेजेस हैं, ठीक है। तो जो है ना जिस बंदे को कोई ना कोई ऑफर मिलती है ना वो कोई ना कोई जवाब तलाश कर लेता है। अब ये बात असद गिलानी पे नहीं छोड़ी जा सकती। अब शहबाज शरीफ ने तो खुद आगे चेयरमैन नादरा नहीं बनना था ना, ज़्यादा उसका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। ये चीज़ें उसके लेवल पर तय होने वाली हैं कोई कि आप कोई एक लिमिट डिफाइन कर लें। और ये जो ब्यूरोक्रेसी के पास हर चीज़ रहती है, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो हर चीज़ के एक्सपर्ट हो। चीमा साहब पूरे जो नादरा है ना उसमें मेरी पुराना डाटा है मेरे पास, 36 अहम ओहदों पर, 36 अहम ओहदों पर, ये ज़्यादा हो गए होंगे, फौजी अफसरान तैनात हैं, ब्रिगेडियर साहब तैनात हैं जी ब्रिगेडियर तैनात हैं 36, और कोई कर्नल तैनात हैं, कहीं मेजर तैनात हैं 36। और भाई ये इन लोगों को आपने नौकरियां देनी है तो आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट के इदारों में दें, ये यहाँ पर IT प्रोफेशनल्स बनाएं ताकि इस इदारे को और मजबूत करें। और नतीजा क्या है कि आपके आर्मी चीफ का डाटा लीक हो जाता है। नतीजा क्या है कि आपके कौमी जो लीडर्स हैं उनका डाटा लीक हो जाता है। आपको याद है हमने वो डाटा लीक वाली स्टोरी की थी आसिम मुनीर साहब की, जब इनका डाटा चोरी हुआ था। चीमा साहब उस वाक़े के बाद एक बार फिर आर्मी चीफ का डाटा लीक हुआ, एक बार फिर, ठीक है। क्यों ये डाटा लीक हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि जब आप प्रोफेशनल लोगों को आगे नहीं लेके आएंगे। लेकिन इसका एक जवाब ये भी तलाश किया जा सकता है जी कि इसीलिए हम जो है एक जनरल को लगाने लगे हैं कि हमारा अपना डेटा सेव नहीं। इसका जवाब है चीमा साहब जवाब जो मर्जी तलाश कर लें, जवाब जो मर्जी तलाश कर लें, जिसका काम उसी को साझे। लेकिन ये है कि अगर कोई एक जनरल लगाने से किसी सिविलियन का डेटा चोरी हो गया तो फिर हमारे लिए भी जवाब आएगा कि इस इदारे का सरबराह एक सिविलियन होना चाहिए। आप इंतजार करें उस टाइम। चीमा साहब आप जिस तरीके से इसकी हिमायत कर रहे हैं मुझे लगता है कि आप वजीर बन जाए। क्या करूं मुझे बताएं मैं क्या करूं? नहीं आप यही कह रहे हैं ना कि फिलहाल लगा दें। जो इतनी देर से मालूम कर रहे हैं कोई मिला है आपको, तो मैं जो है नहीं कि मैं उसी चीज़ को एक ज़रा मुस्कुराते हुए मैं वो आपकी बातें बयान कर रहा हूं। नहीं चीमा साहब जो मेरी बातें बयान कर रहे हैं मुझे लगता है आपने हलफ उठाना है यार, मुझे पहले बता दीजिएगा। और टॉक शॉप की बातों में नहीं आना, जो बातें आपने सुनी हैं इस पे अपने कमेंट ज़रूर कीजिएगा और हमें इजाज़त दें। खुदा हाफ़िज़।